अब आ जाओ मेन क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ में। ब्रीफ पूछा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा एक पेज भर के लिखना है। अगर 2 पॉइंट में इनफ हो जा रहा है आपका आंसर तो भी काफी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट आर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड यहाँ पर हमने दिया है, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड इज द वैलेंस बैंड। ऐसा बैंड जिसके पास लो एनर्जी है कंडक्शन बैंड से, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है वैलेंस बैंड में, द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव। इनको परमिशन नहीं है वैलेंस बैंड में कि वो इधर उधर मूव कर सकें, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंडेड टू रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर। और वो इधर उधर मूव क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो अपने पार्टनर के साथ में बॉन्डेड है, और वो पार्टनर कौन है, न्यूक्लियर है। ठीक है, अब आते हैं कंडक्शन बैंड पर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज द कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर सॉलिड। कंडक्शन बैंड में बी पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट। मतलब हो सकता है कि कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हो, और ये भी हो सकता है कि ये पूरा का पूरा खाली हो। वैकेंट मतलब खाली, समझा? आई थिंक एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी रखता है कंडक्शन बैंड से, कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में फ्री नहीं है कहीं पर भी जाने के लिए, बिकॉज दे आर टाइटली बॉन्डेड टू रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर। और कंडक्शन बैंड में हाईएस्ट एनर्जी बैंड है। और सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोबाइल फेस या फिर डीलोकलाइज फेस पर होते हैं, एंटायर सॉलिड पर कहीं पर भी जा सकते हैं। ये बैंड यानी कंडक्शन बैंड जो है वो पार्शियली ऑक्यूपाइड हो सकता है, यानी कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, या ये भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा वैकेंट हो यानी खाली हो। कंडक्शन बैंड में हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। मतलब ये है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जब कभी भी उसके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो, मतलब ताकत है तो यूज करेगा। ठीक है, तो बस दो दो सेंटेंस यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में हमने 2 सेंटेंस लिखे हैं, सेकंड वाले में 3 सेंटेंस है। इस तरीके से आपका ब्रीफ आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो ये आंसर इन ब्रीफ में पूछा है, मतलब मैक्सिमम 3 to 4 मार्क के लिए आ सकता है। 4 मार्क के लिए तो नहीं आता है, ज्यादातर 3 मार्क के लिए आएगा। जितने भी मार्क्स के लिए आपको पूछेगा, आपको पॉइंट्स डबल कर देने हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको 3 मार्क के लिए पूछा गया तो आप क्या करेंगे, 6 पॉइंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको डबल कर दो। पहला पॉइंट दोनों का पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो चार्ज्ड आयन वाले होंगे, यानी कैटायन हो सकते हैं या फिर एनायन हो सकते हैं। वही मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो मोनो एटॉमिक होंगे या फिर पॉली एटॉमिक। मोनो का मतलब क्या, सिंगल, और पॉली का मतलब क्या, एक से ज्यादा वाले। आई थिंक डिफरेंस समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो हेल्ड, मतलब वो एक दूसरे को जो पार्टिकल्स पकड़े हुए हैं वो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। आयोनिक सॉलिड में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक दूसरे को हेल्ड किए हुए पकड़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बिटवीन अपोजिटली चार्ज। यानी अगर कैटायन है तो उसने एनायन को पकड़े हुए है, अगर एनायन है तो कैटायन को, पॉजिटिव ने नेगेटिव को, नेगेटिव ने पॉजिटिव। समझ गया आयोनिक सॉलिड का। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को हेल्ड किए हुए हैं, कैसे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंडन फोर्स हो सकता है, यहाँ पर मैंने फोर्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा है लंडन, एफ मतलब फोर्स। ठीक है, डी डी मतलब डायपोल, डायपोल फोर्स, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूलर सॉलिड में, और वहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयोनिक सॉलिड में, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, आयोनिक सॉलिड जो है वो हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो सॉफ्ट होते हैं। ये तो इजीली याद रहेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट भी सिंपल है, आयोनिक सॉलिड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है और मॉलिक्यूलर सॉलिड के पास लो मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, मतलब इसको आप बहुत ज्यादा देर बर्न करोगे, हीट करोगे, तब जाकर ये मेल्ट होगा। यानी आयोनिक सॉलिड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। ये है ना, यहाँ पर हमने हार्ड है, हार्ड का मतलब ये है कि उसको ज्यादा देर आपको हीट करना पड़ेगा। वहीं पर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, यानी इनको अगर आप ज्यादा देर हीट नहीं भी करो तब भी ये मेल्ट हो जाएंगे। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लेते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, तो कंपैरेटिवली अगर आप आयोनिक सॉलिड को देखोगे तो ये 150 या फिर हो सकता है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब आपको ज्यादा डिग्री तक जाना पड़ेगा, और यहाँ पर कम डिग्री में ही आपका मेल्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। फिफ्थ वाला पॉइंट हमने क्या दिया है, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड। अगर आप उसको मेल्ट कर दो तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर अगर आप इसको डिसॉल्व कर लो वाटर में तब ये गुड कंडक्टर हो सकते हैं।
वरना सॉलिड स्टेट में तो वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। वहीं पर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। देखो एग्जांपल, अगर आप आयोनिक सॉलिड का देखना चाहे तो NaCl, जो आप नमक वगैरह खाते हैं, उसको अगर आप बड़े वाले साइड पर देखते हो, यानी जब उसको ब्रेक करने से पहले देखते हो, तो उसमें आप चाहे कितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का देखो, नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको डिसॉल्व कर दो, पानी वगैरह में उसको मिला लो, तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करना चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा भी होगा। NaCl वाला सोल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उसको दूसरे वाले इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं और अप साइड में आपको बल्ब वगैरह चालू करके दिखाया भी जाता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने 8, 9, 10th में देखे भी होंगे। ठीक है, तो वो NaCl यानी जो आपका नमक होता है उसका एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है CaFO। और यहाँ मॉलिक्यूलर सॉलिड में अगर आप देखते हैं तो आइस, वो सॉफ्ट होता है ना? देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि वो सॉफ्ट होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो होता है, जल्दी ही मेल्ट हो जाता है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आइस में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहो तो पास होगी क्या? नहीं होगी। तो वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो 6 पॉइंट मैंने दिए हैं, बिकॉज मैं कंसिडर करता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं यहाँ तक, ये आपके हो जाएंगे 1 मार्क, और नेक्स्ट 2 पॉइंट आपका रहेगा 1 मार्क का, और बाकी का नेक्स्ट 2 पॉइंट 1 मार्क। इस तरीके से टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन ये हो सकता है। हाफ मार्क ईच पॉइंट। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आप किस तरीके से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करते हैं, इसको फाइंड करके बताना है। ये क्यूबिक सेल है। थर्ड वाला अगर आप देखते हो फेस सेंटर्ड है, और यहाँ पर ये सेकंड वाले में भी थर्ड वाला जो है फेस सेंटर्ड है। तो ये वाला डायग्राम आपको यहाँ पर दिखना है, और यहाँ पर भी ये वाला डायग्राम चेक करना है। तो इसमें सिंपल वे क्या है, कॉर्नर्स अगर आप देखते हैं तो 8 कॉर्नर्स है। काउंट कर लो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 कॉर्नर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। और फेस अगर आप देखते हैं तो इसमें 6 फेजेस होते हैं। तो इससे अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, उसी को कैलकुलेट करके हमें यहाँ पर देखना है। तो ये याद रखिए, कॉर्नर 8 है और फेजेस इसके 6 है। तो पॉइंट नंबर 1 हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल। इसमें जो यूनिट सेल होते हैं, इन दिस यूनिट सेल, मैंने जैसे कि आपको बताया, देर आर 8 एटम्स एट 8 कॉर्नर। 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स होते हैं, एंड 6 एटम्स होते हैं 6 फेस सेंटर पर, जो मैंने अभी आपको काउंट करके भी बताया था थोड़ी देर पहले। तो सेकंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, कॉर्नर का पहले लिखते हैं, ईच कॉर्नर कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/8 एटम टू द यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल को 1/8 एटम्स शेयर करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हेंस ड्यू टू 8 कॉर्नर्स, क्योंकि वहां पर 8 कॉर्नर्स हैं, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/8, क्योंकि 1/8 एटम्स हर एक यूनिट सेल पर शेयर हो रहे हैं, और 8 कॉर्नर्स हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 एटम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर फेसेस का देखें तो पॉइंट नंबर थर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर, ईच फेस सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द एटम। मैंने अभी आपको बताया था कि जो फेसेस वाला टाइप है उसमें 6 फेजेस हैं। तो जब एक फेज आप देखते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, हाफ एटम शेयर होगा। यहाँ पर आप इस वाले फिगर को देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो आइटम आपको दिख रहा है, ये हाफ यहाँ पर शेयर होगा और हाफ यहाँ पर शेयर होगा। ठीक है, तो ऐसे 6 फेजेस हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब 3D इमेज होगी तो मैं इसको घुमा के दिखा सकता था, बट ये 3D है नहीं। तो बैक साइड में इस तरीके से 6 फेजेस आपको दिखते हैं। देख लो, ये अप साइड का 1, ये 2, ये 3, ये 4, डाउन साइड में 5, और यहाँ पर कहीं वो साइड में आपको 6 मिलेगा। तो एक आइटम जो है वो हाफ फेस को कंट्रीब्यूट करता है, आधा इधर और आधा उधर। तो इस हिसाब से ही हमने लिखा है, ईच फेस सेंटर कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ द एटम टू द यूनिट सेल, हेंस ड्यू टू 6 फेस सेंटर्स, नंबर ऑफ एटम अगर फेस के हिसाब से देखें, पहले हमने देखा था नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर फेस के हिसाब से देखें, एक फेज पर हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है एक आइटम, और ऐसे 6 फेजेस हैं। तो यहाँ पर 2 वन जा, यहाँ पर 2 थ्री जा। अब टोटल अगर हम देखना चाहें तो कैसे होगा, लिखो यहाँ पर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू, अब देखो कॉर्नर के जब हमने चेक किए थे तो वहां पर कितना मिला, कॉर्नर में हमें 1 आइटम मिला, और फेस पर हमें 3 आइटम्स मिल रहे हैं।
तो कॉर्नर का 1 प्लस फेस का 3, टोटल कितने हो गए 4। ये कैलकुलेशन के टाइम भी आपको याद रखना है, जब भी आप न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे वहां पर आपको एफसीसी यूनिट सेल का पूछा जाएगा, तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स कितना लिखना है 4 लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी के लिए अलग है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर आपको जस्ट ये याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम बीसीसी के लिए कितना है, एफसीसी के लिए कितना है। तो डायरेक्टली वहां पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम फॉर एफसीसी इज इक्वल टू 4, वहां पर ये सारा चीजें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स। एक यूनिट सेल 4 एटम्स के बराबर है। ठीक है, तो ये इतना आपको दिखाना है। 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको पूछा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल, तो इस तरीके से आपको करके बताना है। बस यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 3 फेस सेंटर वाला है, हाफ एटम शेयर कर रहा है एक यूनिट सेल से, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लो पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। हाउ आर द स्पीयर्स अरेंज्ड इन फर्स्ट लेयर ऑफ सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स? हाउ आर द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ स्पीयर प्लेस्ड अबव दिस लेयर? तो आंसर में देखो हमने क्या लिखा है, इन दिस अरेंजमेंट द टू डायमेंशनल ए ए ए ए 4 टाइम ए है, इस टाइप का आपको स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर देखने को मिलता है वन ओवर द अदर इन सच अ वे दैट द क्रस्ट ऑफ ऑल स्फीयर्स आर इन कांटेक्ट विद सक्सेसिव लेयर इन ऑल द डायरेक्शन। सभी स्फीयर के कांटेक्ट में है, ये इस तरीके से आपको दिखता है बराबर। आगे लिखा है ऑल स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स आर परफेक्टली अलाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली फॉर्मिंग यूनिट सेल्स हैविंग प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने जैसा है नहीं, रीड करते ही आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिखा है सिंस ऑल द लेयर्स आर आइडेंटिकल एंड इफ ईच लेयर इज लेबल्ड एज ए देन होल 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटाइस विल बी ए ए ए ए टाइप, मतलब 4 टाइम ए है, इसलिए यहाँ पर देखो ए ए ए ए। और इसका नेम यहाँ पर क्या लिखा है देखो, स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स। और लास्ट सेंटेंस हमने क्या लिखा है, ईच स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 6 सराउंडेड स्फीयर्स हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज 6। समझा? तो एक बार पूरा रीड कर लो अच्छे से, समझ में आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो आंसर में यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैंने आपके लिए इस तरीके के 4 स्क्वायर ड्रॉ किए हैं। इसमें हमें क्या करना है, अब रेडियस ड्रॉ करना है। रेडियस क्या होता है आपको पता है, ये पूरा सर्कल है, तो इसका जो हाफ होता है इसको हम कहते हैं रेडियस। तो वैसे ही हमें यहाँ पर सबका रेडियस ड्रॉ करना है। अब ध्यान से देखो, ये जो है इस वाले का रेडियस है, सेकेंड वाले के लिए ये रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये आर और यहाँ पर ये आर लिख देते हैं, ये है स्मॉल ए। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखो, इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो पार्टिकल्स है इसमें वो कहाँ पर है, आर एट द कॉर्नर, और वो पार्टिकल टच है अलोंग द एज। यहाँ तक समझा? आगे लिखेंगे अ फेस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज शोन इन द फिगर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर वी कैन फाइंड दैट। अब यहाँ पर मुझे अगर ए फाइंड करना है तो कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये जो ए है ये क्या है, तो यहाँ पर एक आर है और यहाँ पर एक आर है, कितने हो जाते हैं 2 आर हो जाएंगे। और हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए को हम इधर ही रखेंगे, आर भी अपनी जगह है, ये जो 2 है ना आर के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो अगर मैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊं तो मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 9 10 लोअर साइड में आपने देखा है, नहीं पता है तो समझा देता हूँ। देखो इज इक्वल टू के कोई भी लेफ्ट से राइट में जाएगा, अगर वो प्लस है लेफ्ट में, राइट में जाता है तो माइनस में हो जाएगा। अगर लेफ्ट में डिवीजन में है, राइट में चला जाता है तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। इसी तरीके से इसका उल्टा है, लेफ्ट में अगर वो प्लस में है तो राइट में आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में है राइट में, लेफ्ट में आ जाएगा तो डिवीजन में, डिवीजन में है तो यहाँ पर आकर मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो 2r है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो राइट में आ जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू आर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अपॉन 2, जस्ट पोजीशन चेंज किया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर r इज द रेडियस ऑफ एटम एंड a क्या है, a इज द लेंथ। किसका लेंथ है, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल h। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने पूरा क्लियर कट समझाया कि a क्या है और r क्या है।
अब सेकंड वाला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा, लोअर में भी किया होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो आर क्या है, आर हमारे पास है 1/2, तो आर की जगह आपको क्या करना है, 1/2 लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर, कहाँ से करेंगे, फ्रॉम 1। तो अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई, तो आर की जगह लिखेंगे A/2 द होल क्यूब, बराबर। अब इसको आप अगर सॉल्व करना चाहे तो कैसे आएगा, देखो, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं पाई/6 तो ये आपको समझ नहीं आएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देता हूँ। आइए मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ये कैसे आया। 4/3 है, ठीक है, यहाँ पर पाई है। अगर क्यू को मैं अंदर पुट करूं तो यहाँ पर A × A × A, और डाउन में 2 × 2 × 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो, 3 टाइम A है तो यहाँ पर A क्यूब आ जाएगा, और 3 टाइम 2 था तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर आ जाएगा 4 1 ज़ा, यहाँ पर आ जाएगा 4 2 ज़ा, 3 2 ज़ा क्या होता है, 6 होता है, तो डाउन में आ गया 6, और यहाँ पर बच गया पाई A क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई A क्यूब अपॉन 6। तो यही आपका इक्वेशन 2 है। बस पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। लिखो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस यूनिट सेल में आपको सिर्फ एक ही पार्टिकल मिल रहा है, तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा एक पार्टिकल का वो सेम होगा जो आपको पॉइंट नंबर 2 में मिला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द यूनिट सेल कंटेन्स वन पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल है इस यूनिट सेल में, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन पार्टिकल इन यूनिट सेल इज इक्वल टू कितना होगा, पाई A क्यूब अपॉन 6। और लास्ट में फोर्थ वाला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, और इसको बाय हार्ट कर लो। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये भी है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल हमें यहाँ पर क्या मिला, पाई A क्यूब बाय 6। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, वो है A क्यूब, ठीक है, तो A क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पाई का वैल्यू अगर हम लेते हैं 3.14, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 100। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 314, और डिवाइडेड बाय 6 तो कितना मिल रहा है, 52.33, और ये परसेंट में होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52 पॉइंट, तो यहाँ पर आप 0.33% लिखेंगे। और अगर मुझे परसेंट निकालना है वॉइड स्पेस का, यानी बचा हुआ स्पेस जो है उसका अगर परसेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इज इक्वल टू टोटल कितना होता है, अगर परसेंट निकालते हैं तो 100% होता है। हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिली है 52.33, तो इसको इससे माइनस कर दो तो आपको कितना मिलेगा, 47.66, और इसको भी हम परसेंट में लिखेंगे। तो ये पूरा इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके बताना है, समझा। तो पूरा अच्छे तरीके से एक बारी देख लो, कॉपी करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, गिव एग्जांपल्स। देखो इससे पहले हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखा, यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं पैरामैग्नेटिक। तो आंसर में पॉइंट नंबर 1 हमने क्या लिखा है, द सब्सटेंसेस विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक में क्या था, फेरो में था कि वहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। पैरा में क्या हो रहा है, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बट वीकली अट्रैक्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, समझा। पॉइंट नंबर 2 देखो, द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू मैग्नेटिक मोमेंट, द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसको आप घुमाते हैं या फिर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खुद स्पिन कर रहे हैं तो उस स्पिनिंग की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो सकता है, और वैसे सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट होगा, और ये किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होगा, समझा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व करना स्टार्ट हो जाए, स्पिन करना स्टार्ट कर दे, तो वो भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप कर सकते हैं, और जब ये स्पिनिंग स्टार्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है। पॉइंट नंबर 3 देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज सब्सटेंसेस exhibit magnetism in presence of external magnetic field only।
आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये मैग्नेटिज्म एग्जिबिट कर सकते हैं। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओनली। जब भी इनको बाहर से कहीं मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, तभी ये मैग्नेटिज्म दिखा सकते हैं, वरना ये खुद से नहीं करेंगे। आगे कहते हैं दे लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। बाहर से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, तो मैग्नेटिज्म इनका लूज हो जाता है। आया समझ में? पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या बताया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे सब्सटेंस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में हमने बताया कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करते हैं, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट को डेवलप कर सकते हैं, और जब इनके अंदर ये स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अट्रैक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होता है। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको समझा दिया कि बाहर से एक्सटर्नली अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो मैग्नेटिज्म दिखेगा। अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड हटा दो, तो इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। एग्जांपल्स देख लो, Cu2+, Fe3+, Cr3+ आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सिर्फ Fe नहीं है, सिर्फ Fe जो है वो एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। Fe3+ है यहाँ पर। ध्यान दो, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, प्लस वाले हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर हमने लिखा है, एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस। जब भी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होगा, तो मास डिक्रीज होगा। हाउएवर वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, हेंस द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस। आई थिंक ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, द नंबर ऑफ मिसिंग केटायन इन एनायन इज इक्वल। केटायन और एनायन जो भी मिस हो रहे हैं, वो इक्वल नंबर के होंगे। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व। और लास्ट में लिखा है, दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक क्रिस्टल सच एज NaCl, AgBr एंड KCl। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दो एग्जांपल लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। समझा? स्कॉटकी डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक यूनिट सेल विथ Cl माइनस आयन एट द कॉर्नर्स एंड Cs+ आयंस इन द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई है, Cl माइनस है और यहाँ पर Cs+ है। और आगे कहते हैं, हाउ मेनी CsCl मॉलिक्यूल्स आर देयर इन यूनिट सेल। तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया गया है वो लिख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। Cl- आयंस है यहाँ पर जो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, तो यहाँ पर लिखेंगे Cl- आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। और Cs+ आयंस जो है वो सेंटर में है। कहाँ पर? सेंटर ऑफ द क्यूब। यहाँ तक समझ गया? फाइंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ CsCl मॉलिक्यूल्स इन द यूनिट सेल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे Cl- आयंस आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स। क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो क्यूब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्यूब जो होता है उसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ Cl- आयंस, तो क्योंकि यहाँ पर 8 कॉर्नर है, ड्यू टू 8 कॉर्नर्स यहाँ पर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ मिलेगा 1। अब सेकंड चीज हमें फाइंड करना है Cs+ आयन का, जो प्रेजेंट है सेंटर पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर टू द यूनिट सेल कितना होता है? सिर्फ 1। देखो यहाँ पर फेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर पर सिर्फ एक ही होता है। अगर फेस होता तो वहां पर हाफ होता, हाफ इंटू 6 करना पड़ता, बट यहाँ पर 1 है सिर्फ, क्योंकि ये सेंटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हेंस द नंबर ऑफ Cs+ आयंस दैट बिलोंग टू द यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर Cl- भी 1 है और Cs+ भी 1 है। लिखेंगे हम, देयर इज 1 Cl- आयन एंड 1 Cs+ आयन इन द यूनिट सेल। लास्ट में लिख दो, हेंस द नंबर ऑफ CsCl मॉलिक्यूल्स इन द यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। समझा? देखो क्यूब है तो कॉर्नर 8 होंगे और वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8 से, तो वहां पर आपको सिर्फ 1 ही मिलने वाला है। फेस होगा तो वहां पर 6 फेज होते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं फेसेस को, वो हाफ होते हैं, तो हाफ इंटू 6 हो जाता है। लेकिन सेंटर पर सिर्फ एक ही होता है, ठीक है? वो ध्यान रखना। देख लो पूरा आंसर अच्छे से, नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पर। यहाँ पर आपको दिया है, Cu क्रिस्टलाइसिस यानी कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर।
व्हाट इज द रेडियस ऑफ Cu एटम, यहाँ पर आपको अगेन R फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, जो आपको चीजें दी गई है वो सारी चीजें लिख दो। टाइप ऑफ यूनिट सेल, FCC दिया है आपको, एज लेंथ यानी स्मॉल a आपको कितना दिया है 495 पिकोमीटर। फाइंड आपको क्या करना है स्मॉल r, इसको क्या कहते हैं रेडियस, क्या दिया गया है यहाँ पर Cu, तो रेडियस ऑफ Cu एटम। फॉर्मूला FCC के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मैंने इससे पहले भी आपको एक FCC वाला सॉल्व करके बताया है, क्या है R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2, यही है फॉर्मूला। R आपको फाइंड करना है, A का वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ पर आ जाएगा 495 अपॉन 2 इंटू √2 का वैल्यू पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ 1.41 बराबर। सो नेक्स्ट स्टेप में 495 अपॉन 2 इंटू 1.4 करोगे तो यहाँ पर 2 1 2, 2 4 8, अगेन 2 1 2, पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 175 पिकोमीटर मिलेगा। ये ऑलरेडी मैं आपको करा के बता चुका हूँ, एमसीक्यू देखोगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन आई थिंक या सेकंड लास्ट क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम ऐसा ही है, यही वैल्यूज है, तो वहां पर भी आपको 175 पिकोमीटर मिलेगा। और लास्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ Cu एटम इज इक्वल टू 175 पिकोमीटर। अब ये डिवीजन तो आपको ऑलरेडी आता होगा, तो इस तरीके से होगा आपका सोल्यूशन। अब आ जाओ 10th वाले क्वेश्चन पर, इसमें आपको कहा जा रहा है ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। टेक्स्ट बुक में क्लियर कट दिया गया है, वही यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 में हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ A, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा A क्यूब। और नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर लिखेंगे इफ देयर आर n पार्टिकल्स पर यूनिट सेल एंड द मास ऑफ पार्टिकल is small m, then mass of unit cell is equal to small m into small n। और पॉइंट नंबर 3 में फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द सब्सटेंस इज p, डेंसिटी को p से डिनोट किया जाता है, देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास कितना मिला है हमें m इंटू n, और वॉल्यूम कितना है A क्यूब। बस यही प्रूव करना है, समझा, ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ तक आपका मेन क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। मेन क्वेश्चन 3 में टोटल 10 क्वेश्चंस है, पूरे 10 हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द, टिल देन टेक केयर, बाय।